Welcome friends, in this video I shall be talking about chapter number 4 of ManQ. The name of the chapter is How Market Works. Well, in order to understand how market works, we should first understand the meaning of market. So what is a market? Well, a market is a group of buyers and sellers of a particular good or a service. Well, the buyers as a group determine the demand of the product and the sellers as a group will determine the supply. Markets take many forms. Some are highly organized like agriculture and some are less organized like ice cream. So you must be wondering, sir, agriculture ice cream doesn't gel well. आइए बताते हैं आपको. देखिए एग्रीकल्चर के केस में क्या होता है, फार्मर्स एक साथ जाते हैं मंडी में, बायर्स भी जो होते हैं वो एक साथ एक टाइम पर जाते हैं, एक ऑक्शनर होता है बीच में जो उनका प्राइस सेटल करके देता है. अगर आइसक्रीम का एग्जांपल लें, सपोज इन अ टाउन, तो वो स्कैटर्ड है आइसक्रीम सेलर्स, और बायर भी एक ही टाइम पर नहीं पहुंचता, जब जब जिसको जो भी क्रेविंग होती है वो जाके खरीद लेता है. सो इन दैट सेंस वो लेस ऑर्गेनाइज कहा गया है. बट इन फॉर्मल सेंस वी कैन डिवाइड मार्केट इन 4 टाइप्स: परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली. बच्चों, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली का ब्रीफिंग है, हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एज दिस वे. अगर आपको एडवांस लेवल पे परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेम 3, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ऑलिगोपोली इको ऑनर्स सेमेस्टर 4. अब जब भी आपने स्कूल लेवल पर इन टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में पढ़ा होगा तो चांसेस ये है कि टीचर ने आपको बोला होगा कि मोनोपोली को मोनोपोली इसलिए कहते हैं बिकॉज ये 2 वर्ड से बना है, मोनो और पोलेन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मोनोपोली और कंपटीशन दोनों है. ओलिगोपोली को इसलिए ओलिगोपोली कहते हैं क्योंकि ये भी 2 वर्ड से बना है. ओलिगी मीन्स फ्यू एंड पोलेन मीन्स टू सेल. वेल, आई हैव अ डाउट कि जिस शिद्दत के साथ, जिस कमांड के साथ आपको पता है कि मोनोपोली को मोनोपोली क्यों कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्यों कहते हैं, ओलिगोपोली को ओलिगोपोली क्यों कहते हैं, शायद वो कमांड आपको यहाँ नहीं पता चल रही कि परफेक्ट कंपटीशन को परफेक्ट कंपटीशन क्यों कहते हैं. आइए हम आपको बताते हैं पहले वो. देखिए बेटा, परफेक्ट वर्ड हटा दीजिए, सिर्फ कंपटीशन देखिए. बच्चों यहाँ पर है कंपटीशन अमंग बायर्स एंड सेलर्स. मेरे बच्चों, ये कंपटीशन अमंग बायर्स एंड सेलर्स कुछ इस प्रकार होगा कि बायर चाहेगा कम से कम प्राइस देना पड़े, सेलर चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले उसे उसके प्रोडक्ट का. अब मेरे बच्चों, ये कंपटीशन बिटवीन बायर एंड सेलर परफेक्ट तब कहलाएगा जब ना तो बायर के पास ना तो सेलर के पास ऐसी कोई भी ताकत हो जिससे वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके. सो अ कंपटीशन बिटवीन बायर एंड सेलर विल डीम टू बी एज अ परफेक्ट कंपटीशन व्हेन नीदर बायर नॉर सेलर हैज़ एनी पावर व्हाटसोएवर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. और इसी के बारे में अब हम बात करेंगे. सो कंपटीशन इज बेसिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन. Economists use the term competitive market to describe a market in which there are so many buyers and sellers that each has a negligible impact on the market price. तभी तो perfect competition बोल रहे हैं. Each seller of any goods say ice cream has limited control over the price because other sellers are offering similar goods. हम ये मानते हैं, आपको पता ही है कि perfect competition में goods homogeneous होते हैं. A close example of perfect competition can be wheat market where thousands of farmers who sell wheat and millions of consumers who use wheat and wheat products. Because no single buyer or seller can influence the price of wheat, each takes the price as given. Real life में वैसे सारे features perfect के मिलना थोड़ा मुश्किल है, but it is a close approximation of that. तो मेरे बच्चे, यहाँ पर आपने अभी पढ़ा था कि मार्केट के अंदर बायर्स भी होते हैं और सेलर भी होते हैं. बायर करते हैं डिमांड, सेलर करते हैं सप्लाई. तो आइए अब इन्हीं को हम एक्सप्लोर करेंगे. सबसे पहले डिमांड. Well, the quantity demanded of any good is the amount of the good that buyers are willing and able to buy. Other things equal, when the price of a good rises, the quantity demanded of the good falls, and when the price falls, the quantity demanded rises. Also known as law of demand. अब other thing remaining constant क्यों? ये है other factors. उनको constant रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि assumption नहीं सिर्फ मानो, इसका लॉजिक है. फॉर एग्जाम्पल, एक गुड का प्राइस कम होता है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? डिमांड बढ़ेगी. येस सर, बट व्हाट इफ द गाय डजंट लाइक इट? तो डिमांड नहीं बढ़ पाएगी. इसलिए जो अदर फैक्टर्स है लाइक प्रेफरेंस, आप जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करें या चेंज इन प्राइस का इफेक्ट देखें चेंज इन डिमांड पर, तो आपको अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना होगा. सो हमने एक शेड्यूल बनाया कि प्राइस 0, 2, 4, 6, 8 है, डिमांड कम हो रही है. सो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल. ये डिमांड शेड्यूल है. इट्स अ टेबल विच शोज द क्वांटिटी डिमांडेड एट ईच प्राइस. आप देख सकते हो ये लॉ ऑफ डिमांड को परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर रही है. प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा. अब जो मैं आपको शो करूँगा इसमें आप थोड़े अनकंफर्टेबल होंगे, बट ट्रस्ट मी, आगे आपके लिए बहुत काम आएगा. अब मैंने बनाया डिमांड कर्व. तो आप कहोगे जी मैं अनकंफर्टेबल क्यों होऊंगा? मैं बताता हूँ आप क्यों अनकंफर्टेबल होगे. क्योंकि आपको आपके स्कूल में सिखाया गया था कि डिमांड कर्व ऐसे बनाते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग.
हाँ सर, तो बेटा मैंने ज्वाइन करके बनाया है। आपको हो सकता है स्कूल में ये बोला हो कि यू जस्ट कैन नॉट टच एनी एक्सिस वाइल ड्राइंग अ डिमांड कर्व। वेल माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स रॉन्ग। यू कैन, in fact you should in certain cases touch the demand curve to either of the axis। आपको हम बताते हैं मेरा बच्चा, ये जो है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटरसेप्ट। वर्टिकल इंटरसेप्ट कहते हैं कि किस प्राइस पर जीरो डिमांड करेगा कंज्यूमर, और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट बताता है कि जीरो प्राइस पे कितनी डिमांड करेगा मैक्सिमम। अब कुछ बच्चे कहते हैं क्या बात कर रहे हो सर, गुड फ्री है, जितना मर्जी खरीदे, आप उसकी लिमिट कैसे फिक्स कर सकते हो? बेटा सपोज एक लंगर चल रहा है एक जगह पर, आलू पूरी मिल रहे हैं, तू बैठ गया खाने, फ्री है, तो ये थोड़ा ना तू खाता ही रहेगा। नो यू वोंट। एक लिमिट आएगी जब तू कहेगा बस यार बहुत हो गया यार, अब और नहीं खाता मैं। सो जीरो प्राइस पर भी एक क्वांटिटी होगी जहाँ पर तू कहेगा बस यार इसके ज़्यादा मैं नहीं खरीदूंगा। सो ये हमने बनाया डिमांड कर्व। यूजली ये वाला बना लेते हैं, लेकिन ऐसा भी आप बना सकते हैं। चैप्टर 6 में आपको इसका महत्व पता चलेगा, 6 ऑनवर्ड्स। The demand curve well graphs the demand schedule and shows how the quantity demanded of the good changes as its price varies. अब है बेटा मार्केट वर्सेस इंडिविजुअल डिमांड। वेल द क्वांटिटी डिमांडेड इन अ मार्केट इज द सम ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द बायर्स। वेल द मार्केट डिमांड कर्व इज देयरफॉर फाउंड बाय एडिंग हॉरिजॉन्टली द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 10 रुपये पे ए जो है ना, एक डिमांड कर रहा है 5 पे 2, बी जो है 10 रुपये पे 2 और 5 पे 4, और जो मार्केट देयरफॉर दोनों में, पूरी मार्केट में और भी 2 ही कंज्यूमर हैं, तो फिर उससे हमने ये बना लिया। आप देख सकते हैं 10 रुपये पे मार्केट डिमांड 3 और 5 रुपये पे मार्केट डिमांड 6, और हॉरिजॉन्टली ही सम अप किया है। अब गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। वेल बच्चों, शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व सीखने के लिए पहले एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये एक डिमांड कर्व है, ठीक है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये डिमांड कर्व बना दिया आपने। अब मेरे बच्चों, अगर सेम प्राइस पर ही डिमांड बढ़ जाए तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सेम प्राइस पर ही डिमांड कम हो जाए तो इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। तो लॉजिक ये है कि बेटा जब हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व की बात करेंगे तो वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, या वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट हाउ प्राइस चेंज अफेक्ट्स द डिमांड। वी शिल बी टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स अदर देन प्राइस। आइए कुछ की थिंग्स पहले पढ़ लेते हैं। A demand curve will shift if something happens to alter the quantity demanded at given price. The demand curve may shift either rightward or leftward depending upon कि demand बढ़ रही है या कम हो रही है. There are many variable or factors that can shift the demand curve. Here are some of the most important ones. देखिए जब आप स्कूलिंग में ये पढ़कर आ रहे हैं टॉपिक तो वहाँ काफ़ी डिटेल में आपको दिया गया है, पर यहाँ सिर्फ नॉलेज के लिए है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए आप माफ़ी देंगे मेरे को प्लीज़, क्योंकि सिर्फ मीनिंग एक बार ही कन्वे करना है, रिकॉल करना है, क्योंकि इस चैप्टर में से मेनली वो क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन क्वेश्चंस, उनको क्रैक करने के लिए हल्का फुल्का आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। पहले इनकम। If the demand for a good falls, when income falls, the good is a normal good. If the demand of a good rises, when income falls, the good is called inferior good. अब फॉर एग्जाम्पल आपका गुड कंज्यूमर की नज़र में एक नॉर्मल गुड है, ऐसे में अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो आपके गुड की डिमांड बढ़ाएगा, तो राइट वुड शिफ्ट। तो एक एग्जाम्पल इन्फीरियर गुड का दिया हमने यहाँ। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्फीरियर गुड माइट बी द बस राइड्स। As your income falls, you are less likely to buy a car or take a cab and more likely to ride a bus. Price of related goods. बेटा दो टाइप के related goods हैं, substitute and complementary. Substitute goods are those which can be used in place of one another. आपने 12th में किया हुआ ना, अपने 11th में whatever, टी, कॉफ़ी। और complementary goods are those which are used together. आपको कराया गया कार, पेट्रोल। खैर, when a fall in the price of one good reduces the demand for another good, the two goods are called substitute, like sweater and sweatshirts. When a fall in the price of one good increases the demand for other good, the two goods are called complements, like computers and software. Taste. Demand is greatly affected by taste. If taste is favorable for a particular good, demand will increase, but if the consumer does not like it or prefer, then the demand of the good in question will fall. Expectations. If a consumer expects the price of a good to fall in future, he may be less willing to buy it at today's price. क्योंकि उसको लगेगा यार फ्यूचर में ले लेते हैं तब सस्ता मिलेगा. Number of buyers. Well, in addition to the preceding factors which influence the individual buyers, market demand depends on the number of buyers as well. अब हमारे उस मार्केट में ए और बी थे ना, सपोज उसमें सी भी ज्वाइन कर गया, तो डोंट यू थिंक मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी बेटा। अब मैंने कुछ एप्लीकेशंस जो छोटी सी बनाई है आपके लिए। एक्सपेंशन एंड इंक्रीज माइंडेड, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। तो बेटा आप स्केड्यूल देखो, 10 पे 100, 5 पे 150, यानी यहाँ पे डिमांड बढ़ी है ड्यू टू फॉल इन प्राइस। यहाँ पर 10 पे ही 100 था, 10 पे ही 150 हो गया, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ी है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस।
तो अगर प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है तो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होता है, इस फिनोमिना को बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। और अगर सेम प्राइस पर ही डिमांड बढ़ रही है तो उसमें राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में, एंड दिस फिनोमिना इज पॉपुलरली नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज, आप देखिए प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुई, या सेम प्राइस पे डिमांड कम हो गई। सो जब प्राइस बढ़ेगा और डिमांड कम होगा देयर विल बी एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और अगर सेम प्राइस पे डिमांड कम हो जाएगा देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। पॉपुलरली दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। अब अपवर्ड मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, आप देखिए मैंने दोनों को मर्ज कर दिया। अब खाली इसको देखना जरा, इधर देखो, ये खाली इतना इतना हिस्सा, आई शुड बी डूइंग दिस। देखो 10 पर 100, 5 पर 150, डोंट यू थिंक इट्स एक्सपेंशन? एक्सपेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। नाउ 10 पर 100, 15 पे 50, डोंट यू थिंक ये कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट होता है। नाउ डोंट यू थिंक आप डाउनवर्ड मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट दोनों ले रहे हो, इसलिए दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। खाली इसको देखो, दिस इज इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट, दिस इज डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डोंट यू थिंक आप दोनों ले रहे हो? यस सर, इसलिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मेरे बच्चों मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइस की वजह से है ये, और शिफ्ट को चेंज इन प्राइस भी कहा जाता है, चेंज इन डिमांड आई शुड से, वो भी कहा जाता है। सो चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस। 2 ways to reduce the quantity of smoking demanded। तो बेटा एक एप्लीकेशन है हमारे मैनक्यू में, तो मैनक्यू साहब कहते हैं कि देखो स्मोकिंग इज़ वेरी बैड, इंजूरियस टू हेल्थ, येस अग्रीड। तो वो कहते हैं कि सर कोई फैक्टर बता दो हमें, कोई तरीके बता दो जिससे हम स्मोकिंग की डिमांड को कम कर सकें। तो पहला तरीका आप लोगों को एजुकेट करो अबाउट द इल इफेक्ट्स, पब्लिक अनाउंसमेंट करो, सिगरेट के पैकेजेस पर वो लगाओ वार्निंग, तो उससे अगर लोगों को अकल आएगी तो डिमांड कम हो जाएगी एट गिवन प्राइस। सो दिस विल बी अ केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ जो स्कूलिंग लेवल पे एकदम गलत बता दी जाती है, आई एम सॉरी। आपको स्कूलिंग लेवल पर यह बताया जाता है कि टैक्स सिर्फ सप्लाई का फैक्टर है। आप जाके अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हो ना, इसके बाद अपना स्कूल का रजिस्टर खोल लेना माइक्रो का, टैक्स आपको सप्लाई में कराया, डिमांड में नहीं कराया। तो ऐसा कुछ नहीं है, टैक्स डिमांड को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो हमने अगर सिगरेट पे टैक्स लगा दिए तो वो महंगा हो जाएगा, तो फिर अपवर्ड मूवमेंट, या दिस विल बी अ केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो दीज आर द 2 ways टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ स्मोकिंग डिमांडेड। बाकी मेरे नोट्स तो हैं ही, आप नोट्स में से इसकी डिटेलिंग भी पढ़ सकते हैं। गैस अब बात कर लेते हैं सेकेंड एलिमेंट, दैट इज सप्लाई, जो प्रोड्यूसर्स को एट्रीब्यूटेबल है। सो द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एनी गुड और सर्विस इज द अमाउंट दैट सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल। Other things equal, when the price of a good rises, the quantity supplied of the good also rises, and when price falls, the quantity supplied also falls. याद रखिए लॉ ऑफ डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता था, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम तो सप्लाई कम, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई इसलिए बढ़ाया जाएगा कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा सेलर का। बाकी आप लाइव क्लासेस में अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। हमने अब एक शेड्यूल बनाया जिसमें हम दिखा रहे हैं प्राइस 2, 4, 6, 8, क्वांटिटी सप्लाइड 0, 10, 20, 30। आप देख रहे हैं प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है। सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल दैट शोज द क्वांटिटी सप्लाइड एट ईच प्राइस। आप देख सकते हैं सप्लाई कर्व भी हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। कुछ बच्चे अगेन वही प्रॉब्लम ले सकते हैं कि सर हमें तो नॉर्मल सप्लाई कर्व बनाया था, आपने यहाँ से ज्वाइन क्यों किया हुआ है। बेटा ये यूज़फुल रहेगा स्पेशली जब आप करेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस आगे के चैप्टर्स में। फिलहाल यहाँ पर बेसिकली हम ये दिखा रहे हैं कि किस प्राइस पर आपका प्रोड्यूसर इज़ नॉट विलिंग टू सप्लाई एनी गुड, एनी क्वांटिटी। So supply curve draws the supply schedule and shows how the quantity supplied of the good changes as its price varies, because at a higher price quantity supplied is also higher, the supply curve slopes upwards. Shifts in supply curve, तो बेटा जैसे हमने शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व में क्या पढ़ा था, फैक्टर्स अदर देन प्राइस जो डिमांड को अफेक्ट करते थे। सो शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई अदर देन प्राइस। पहला है इनपुट प्राइसेस। इनपुट्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। When the price of inputs rises, firm supply less. If input price rises substantially, a firm might shut down. So thus the supply of a good is negatively related to the price of inputs. सही बात है ना, अगर इनपुट महंगे हो जाएंगे तो एज अ प्रोड्यूसर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, यानी मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, एंड दस मैं सप्लाई कम करना चाहूँगा।
technology. A new and an advanced technology reducing the cost of production will help in increasing the supply of a good. So अगर आप नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो सप्लाई बढ़ जाएगी. Expectation. If a firm expects the price of a good to rise in future, it will put some of its current production into shortage and supply less to the market today. अगर एज अ प्रोड्यूसर मुझे लगता है कि मुझे फ्यूचर में अच्छे प्राइस मिलेंगे, तो डोंट यू थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी टू सप्लाई लेस इन प्रेजेंट. Number of sellers. Market supply depends on number of sellers. If more sellers come into the market, market supply shall increase. अब मेरे बच्चों, आपने डिमांड सप्लाई अलग अलग देख लिया. अब हम बात करेंगे इनको इकट्ठा रखकर. आप देखिए प्राइस है 2, 4, 6, 8, 10. आपको तो पता ही है अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी. सो 100, 80, 60, 40, 20. और आपको तो पता ही है अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी. तो 20, 40, 60, 80 एंड 100. तो बेटा एट प्राइस 6 बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल. Therefore, we call it an equilibrium price, that is 6, and this 60 shall be called as equilibrium quantity. इस पीछे आपने देखा कि इक्विलिब्रियम आपने कैसे डिटरमिन किया, बट व्हाट इफ अगर इक्विलिब्रियम मार्केट नहीं दे पा रही हो, तो इसके अंदर दो सिनेरियोज हैं बेटा. पहला है एक्सेस डिमांड. सपोज इक्विलिब्रियम प्राइस तो 6 ही है अभी भी, पर सपोज मार्केट प्राइस इज सम ऑफ 4. नाउ डोंट यू थिंक एट ₹4 डिमांड इज 80 एंड सप्लाई इज 40. So this is therefore called as excess demand. So at price 4 demand is 80, supply is 40. Therefore demand is more than supply. It will lead to competition among buyers. भाई डिमांड बहुत है, सप्लाई है नहीं. एक अनार 100 बीमार, घोड़ी एक है और शादियाँ 1000. तो फिर डोंट यू थिंक डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम. सो डोंट यू थिंक दिस शेल लीड टू राइज इन प्राइस, क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइसेस अप हो जाएंगे. माइंडेड लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड में पहले प्राइस में चेंज आता बेटा. सो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ गए. अब अगर जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, डिमांड गिरेगी. लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, सप्लाई बढ़ेगी. सो दिस शैल कंटिन्यू टिल दिस इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर्ड. डिमांड फॉल्स फ्रॉम 80 to 60 एंड सप्लाई राइजेस फ्रॉम 40 to 60. इसी प्रकार एक्सेस सप्लाई. सपोज इक्विलिब्रियम तो 6 है, बट मार्केट प्राइस समहाउ 8 हो गया. और ऐसा कब हो जाता है, ये भी आप सीखेंगे आने वाले चैप्टर्स में. So at 8 supply is 80, demand is 40, therefore supply is more than demand. It will lead to competition among sellers, which will lead to fall in price. तो अब जैसे ही प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई गिर जाएगी. तो सप्लाई 80 से 60 गिर जाएगी और डिमांड 40 से 60 बढ़ जाएगी. एंड इट शेल कंटिन्यू ऑब्वियसली दिस प्रोसेस जब आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तब तक. अब मेरे बच्चों, आपको हम केस कराते हैं अगर डिमांड में चेंजेस आ जाएँ तो इक्विलिब्रियम पर कैसे असर आएगा. आगे मैंने एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी अभी आपको दूंगा. सो इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड. वेल मेरे बच्चों, सपोज डिमांड इंक्रीज हो गई. अब आप बताओ ओरिजिनली पी क्यों, ये इक्विलिब्रियम था. डिमांड इंक्रीज मतलब राइटवर्ड शिफ्ट. तो एट दिस गिवन प्राइस डोंट यू थिंक डिमांड इज मोर देन सप्लाई. सो एट गिवन प्राइस ओपी डिमांड इज मोर देन सप्लाई. कंपटीशन बायर्स के बीच में हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएंगे. जैसे प्राइस बढ़ा डिमांड गिरेगी और सप्लाई बढ़ेगी. कब तक, जब तक नया इक्विलिब्रियम ये अचीव ना हो जाए. नंबर्स के साथ सीखिए. चलो सपोज ये 10 है, ये 100 है. सडनली डिमांड बढ़ गई. एट दिस गिवन प्राइस जो डिमांड है ना बेटा, वो हो गई सपोज 140. अब आप बताओ एट दिस गिवन प्राइस डिमांड, एट दिस गिवन प्राइस 10, डिमांड जो है 100 से बढ़कर 140 हो गई. सो कंपटीशन अमंग बायर्स हुआ, प्राइस बढ़कर हो गए 12 फॉर एग्जांपल. जैसे प्राइस 12 हुए तो डिमांड कम हो गई. डिमांड 140 से कम होकर हो गई 120 और सप्लाई 100 से बढ़कर हो गई 120. तो आपका नया इक्विलिब्रियम अचीव हुआ एट 12. इसी प्रकार इधर अगर डिक्रीज इन डिमांड हो, सो एट गिवन प्राइस ओपी डिमांड लेस देन सप्लाई हो जाएगी. आप खुद देखो, सपोज ये 100 था, डिमांड कम हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया. सपोज ये 80 हो गया. सो एट गिवन प्राइस ओपी डिमांड गिर चुकी है 100 से 80, सप्लाई अभी भी 100 है. तो कंपटीशन अमंग सेलर्स हो जाएगा. प्राइस गिर के सपोज 10 से 8 हो गए. जैसे ही प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम हो जाएगी. सो नया इक्विलिब्रियम विल बी समवेयर हियर लाइक 90. So this is how increase in demand can affect the equilibrium and this is how decrease in demand can influence. इसी प्रकार चेंज इन सप्लाई. अब तो सीधे ही सीख लेते. एट गिवन प्राइस ओपी सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई इज मोर देन डिमांड. आप देख सकते हैं ये. तो अगर सप्लाई आपकी डिमांड से ज़्यादा है, डोंट यू थिंक इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, मतलब रादर कंपटीशन बढ़ेगा अमंग सेलर्स.
जिससे प्राइस गिरेंगे, प्राइस गिरते ही डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई गिर जाएगी, और ये कब तक चलेगा, जब तक आपका नया इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ी और सप्लाई गिरी, ये आपका नया इक्विलिब्रियम है बच्चे। जो गिरी भी है ना तो वो पहले से फिर भी ज़्यादा ही है। आप देखो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, दिस वन। अब आ जाते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। वेल एट एनी गिवन प्राइस ओपी सप्लाई इज लेस देन डिमांड, कंपटीशन हो गया अमंग बायर्स, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा, और नया इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी हियर। क्लियर। और वैसे भी लॉजिकली सोचो, एक सिंपल सी बात, सप्लाई कम हो गई है, अरे अगर मार्केट में सप्लाई कम हो गई है, शॉर्टेज हो गई है चीज़ की, तो प्राइस क्या होंगे उसके, बढ़ेंगे और क्वांटिटी गिर जाएगी। ठीक बात। इसके एप्लीकेशंस आएंगे आगे, मेन मैंने उसी की प्रैक्टिस करानी है। ये तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सारा ऑलरेडी आता है, तो जस्ट अ ब्रीफिंग है, जस्ट अ ब्रश अप है ये। अब अगर साइमल्टेनियस आ जाए, सपोज साइमल्टेनियस इंक्रीज हो गई डिमांड एंड सप्लाई, तो एक केस है जहाँ पे डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ सकता है, एक केस है जहाँ पे सप्लाई डिमांड से ज़्यादा बढ़ सकती है, एक केस है दोनों बराबर बढ़ सकते हैं। नोट्स में से आप एक्सप्लेनेशन इसकी देख सकते हैं, थ्योरी है बेसिक। अब अगर जाए साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, तो देखो अब डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, सप्लाई कम, सप्लाई ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, डिमांड कम, हो सकता है दोनों बराबर डिक्रीज हो रही हो बच्चों। क्लियर। सो जो भी लाइव क्लास लेनी है ये मेरा नंबर, डाउट्स लेने हैं ये मेरा नंबर, नोट्स लेने हैं ये मेरा नंबर, कोई भी हेल्प चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। आपका सेमेस्टर 1 10 on 10 के लिए जाएंगे, 100% मार्क्स। ठीक है बच्चों। अब मैं ठीक इसके बाद आपके लिए कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, उनको देखिए पढ़िए, आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हर चैप्टर को 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक क्लास में, पहली क्लास में हर चैप्टर की रीडिंग्स पूरी कवर कर दूंगा, और एक जो सेकंड क्लास होगी, सेकंड वीडियो बनेगा हर चैप्टर का, उसमें सारे बैक क्वेश्चंस सॉल्व करके दे दूंगा। तो हर चैप्टर की 2 वीडियो बनेंगी, एक में रीडिंग्स कवर करेंगे, एक में उसके बैक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और उसके बाद कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।